हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 29 ऑफ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 28 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स कर लिए। कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस भी मिले होंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे, उसे भी आपने जरूर देखा होगा और सॉल्व करने की कोशिश की होगी। ठीक है, एक बार हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आने वाले हैं। ठीक है, बीपीएससी के आपके जो भी एग्जाम्स होंगे, 71 बीपीएससी, 72nd बीपीएससी, सब में इसी टाइप के क्वेश्चंस निकल के आने वाले हैं आपके करंट अफेयर से। तो आपको ध्यान से सुनते हुए सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, पहला टॉपिक देखिए, पहला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडोनेशियाज न्यू कैपिटल नुसांतरा। है ना, नुसांतरा के बारे में पूछा गया है, इंडोनेशिया के कैपिटल के बारे में। है ना, तो इट इज इन ईस्ट कालीमंतन बोर्नियो आइलैंड। ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको कल क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया का नया कैपिटल हो गया कहाँ पे? नुसांतरा में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहले कहाँ पे था? पहले था जकार्ता में। ये चीज मैंने आपको बताया था। जकार्ता कहाँ पे, कौन सा आइलैंड में है? तो इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, ये जावा आइलैंड में था। और जो नुसांतरा है वो कौन सा आइलैंड में था? वो था बोर्नियो आइलैंड में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड में और भी कुछ कंट्रीज हैं, उनके नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड देखते हैं, राइजिंग सी लेवल इन जकार्ता इज द मेन रीजन फॉर रिलोकेशन। मैंने आपको क्या बताया था? कोई और रीजन आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है क्लाइमेट चेंज वाला जो रीजन है, उसी वजह से इंडोनेशिया का कैपिटल जो है चेंज किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। रीजन क्या था? क्लाइमेट चेंज रीजन था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को सॉल्व करते हुए चलना है और क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। देखिए, तो सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, सेकंड भी करेक्ट कर देते हैं। थर्ड देखते हैं, इट विल फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन नॉट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, यार सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करेगा, सस्टेनेबिलिटी को पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करेगा, तो ये बात कुछ जम नहीं रही। ठीक है, आज के टाइम पे ये बात कुछ जम नहीं रही। तो थर्ड इज द रॉन्ग आंसर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, बी 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये ध्यान रखना है, जकार्ता का कैपिटल शिफ्ट हुआ क्यों, इंडोनेशिया कैपिटल शिफ्ट हुआ क्यों, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो जकार्ता है 2050 तक हो सकता है डूब जाए, पानी के अंदर समा जाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हु वॉन द अनसंग चैंपियन अवार्ड एट द स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव। हु वॉन द अनसंग चैंपियन अवार्ड एट द स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कहां पे हुआ, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस अवार्ड को दिया किसने? नीतीश कुमार ने दिया था। किसको मिला है? उसका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश सिंह को मिला है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और अवार्ड दिया गया है, यंग अचीवर्स अवार्ड। यंग अचीवर्स अवार्ड वो किसको मिला है? यंग अचीवर्स अवार्ड वो किसको मिला है? ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कल की क्लास के दिन मैंने ये सारी चीजें आपको सॉल्व कराई है, आप देखिएगा, उसमें मैंने आपको याद करवाया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन फिशल हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, फिशल हेल्थ इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया कि पहली बार इसे लॉन्च किया गया है, फर्स्ट टाइम इसे लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिशल हेल्थ क्या होता है उसका पूरा मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेफिसिट और सरप्लस होने का मतलब क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। तो फिशल हेल्थ इंडेक्स में टॉप किसने किया है? टॉप किया है उड़ीसा ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा और झारखंड, ये सब टॉप अचीवर्स कैटेगरी में रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में? टॉप अचीवर्स कैटेगरी में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना होगा, क्वेश्चन आ सकता है ना। फिशल हेल्थ इंडेक्स को पहली बार लॉन्च किया गया है नीति आयोग की तरफ से, इसलिए यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके बन रहे हैं इस बार एग्जाम्स में। तो आपको थोड़ा सा समझ कर चलना होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलिए, हु इज द न्यू इंडियन एम्बेसडर टू इजराइल। नए इंडियन एम्बेसडर इजराइल के किसे बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर है जितेंद्र पाल सिंह को। कल के करंट अफेयर्स में देखेंगे, सारी चीजें कवर करा चुका हूं। मैंने बता रखा है कि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान वाला डेस्क देखते थे, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होते थे उनके हेड कौन थे? जितेंद्र पाल सिंह थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये डिप्यूटी हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, 2014 से लेके 2019 तक। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब इनके जिम्मे काफी बड़े बड़े फैसले थे, और जब उरी अटैक हुआ था तो ये डिप्टी हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा आप कवर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन फोर्थ भी आपका बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन फाइव देखिए, विद स्टेटमेंट अबाउट करेंसी डेप्रिसिएशन
एंड डिवैल्यूएशन आर करेक्ट। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है ना। एक बार आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और इजी भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट देखिए, डेप्रिसिएशन इज अ मार्केट ड्रिवन, है ना, वाइल डिवैल्यूएशन इज डेलिबरेट। मैंने आपको क्या बताया था, डेप्रिसिएशन क्या होता है, मार्केट की वजह से होता है, और डिवैल्यूएशन सेंट्रल जो बैंक होती है उसकी वजह से होता है। इंडिया के केस में आरबीआई की वजह से होगा डिवैल्यूएशन। तो करेक्ट आंसर इसका है वन इज द करेक्ट, वन इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, डिवैल्यूएशन इज डन बाय गवर्नमेंट, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो डिवैल्यूएशन है वो गवर्नमेंट करती है या आरबीआई ले लो, जो भी लो, आरबीआई गवर्नमेंट का पार्टी मानो, तो सेकंड भी हमें बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ठीक है, बोथ आर द सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट नहीं है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का फर्क मैं कल के करंट अफेयर्स में बता चुका हूं। और फोर्थ, डेप्रिसिएशन अकर्स विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकर्स विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फोर्थ भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वन भी सही है, टू भी सही है, फोर्थ भी सही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें तो ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है, तो वन, टू एंड फोर्थ कर लेंगे। ठीक है, अगर डिवैल्यूएशन होता तो आप इसको सही लगाए थे, डेप्रिसिएशन अकर्स विदाउट, बिना बिना गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के डेप्रिसिएशन होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वन, टू एंड फोर्थ इज करेक्ट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आज के करंट अफेयर्स पे जाएंगे। पहले देखिए, इंडिया इंडोनेशिया कमिटेड टू अपहोल्ड पीस, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन आसियान रीजन, सेज मोदी। ठीक है, मैंने आपको क्या बता रखा था कि प्रबोवा प्रबोवा सुबियांतो प्रबोवा सुबियांतो आए हुए कहां पे, इंडिया में आए हुए थे। इनसे रिलेटेड मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। ठीक है, ये कौन है, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, और ये एज अ 76th रिपब्लिक डे ये जो चीफ गेस्ट के तौर पे आए हुए थे इंडिया में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बहुत सारी मीटिंग्स हुई है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। पहले एक बार हम लोग हल्का सा रिवाइज करेंगे। इंडोनेशिया के बारे में मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैंने आपको आसियान के बारे में बताया था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 1967 में गठन, बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बाद इसका गठन किया गया था। आसियान का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है इंडोनेशिया, टोटल 10 मेंबर्स है, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है इंडोनेशिया, ये भी बता चुका हूं। ये भी बताया है कि इसके साथ जो हमारा ट्रेड है वो अराउंड 30 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है, 29 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंडोनेशिया हमें ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, हम इसको कम एक्सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से हम लोग ट्रेड डेफिसिट में हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम लोग ट्रेड डेफिसिट में हैं, मतलब वो हमें ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और हम लोग उनको कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें ज्यादा चीजें बेच पा रहे हैं और हम उन्हें कम चीजें बेचते हैं, ये चीज आपको बता रखा है। आसियान को भी हम लोग एज अ ब्लॉक को भी हम लोग कम चीजें बेच पाते हैं, उससे ज्यादा हम लोग इनसे खरीदते हैं, इसकी वजह से आसियान में भी हम लोग ट्रेड डेफिसिट है, ये चीज ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, इतनी चीज हम लोग की कल बात हो गई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना, रोज कुछ ना कुछ हमें जानते हुए चीजों को चलना है। ठीक है, अब देखेंगे इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि इस बार की ये चीफ गेस्ट थे, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे, ये चीफ गेस्ट थे इंडिया के 76th रिपब्लिक डे में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था, उसमें भी उसमें भी जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो भी इंडोनेशिया के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, ये आपको ध्यान रखना है। वो थे इंडोनेशिया के उस टाइम के प्रेसिडेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था सुकार्नो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनको आप प्रेसिडेंट सुकार्नो नाम से जानेंगे, प्रेसिडेंट सुकार्नो फर्स्ट रिपब्लिक डे के गेस्ट थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और फिर से इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट आए हैं इंडिया के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और चीज क्या ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में, इंडोनेशिया एंड इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, आर्मी एक्सरसाइज जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग समुद्र शक्ति नाम से जानते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि समुद्र शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, गरुड़ शक्ति जो होती है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, तो वो इंडियन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी के बीच में होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे आएगा कि इंडोनेशिया और इंडिया के नेवी के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो ये है नेवी के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो समुद्र शक्ति होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चीजें आई थिंक आप थिंक करके समझ पा रहे होंगे। इंडोनेशिया और इंडिया का ट्रेड 29 बिलियन डॉलर्स, आर्मी की एक्सरसाइज जो होती है वो है गरुड़ शक्ति, और नेवी का एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में। और भी चीज जान लीजिए, इंडोनेशिया के डिप्लोमेट्स जो हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो आते रहते हैं इंडिया में। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैसे काम करती है, हम लोग पीडीएस सिस्टम, हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये कैसे काम करता है, हम लोग कैसे मिड डे मील को चलाते हैं, इसको वो लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और इंडोनेशिया जो है
मिड डे मील स्कीम को अपनी कंट्री के अंदर करने की, इम्पोज करने की, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है इंडिया की हेल्प से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मतलब फूड कॉर्पोरेशन सेक्टर में भी हम लोग काफी हद तक उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इंडोनेशिया की हेल्प कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इंडोनेशिया से हम लोग सबसे ज्यादा ये सब क्या मंगवाते हैं, इंडोनेशिया से हम लोग क्या मंगवाते हैं, पाम ऑयल, ये सब जो चीजें हैं वो सब मंगवाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक्सपोर्ट क्या करता है इंडिया, एक्सपोर्ट क्या करता है, उनको एक्सपोर्ट करता है रिफाइंड पेट्रोलियम। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिफाइंड पेट्रोलियम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा लिंक करते हुए चलना होगा, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो, पहले दिन हम लोगों ने कुछ चीजें जानी, फिर अब सेकंड डे भी हम लोग इंडोनेशिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज अब जान चुके हैं। अब हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, तो आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। एक और चीज देख लीजिए, में जो इंडोनेशिया और इंडिया है, इस बार जो उनकी बातचीत हुई है, इसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग जो इंडो पैसिफिक है इसको फ्री रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का भी ऐसा नहीं होगा कि किसी की दादागिरी चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये कमिटमेंट दी किसने, इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक वाला एरिया कौन सा है, एक बार आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया, और ये जो कंट्रीज हैं यही है आसियान का पार्ट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा लिंक करके चलना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक और चीज देख लीजिए कि इंडोनेशिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ था वो किससे मिला था, उनको इंडिपेंडेंस को मिला था नीदरलैंड से मिला था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये इंडिपेंडेंट हुए थे कब से, 27 दिसंबर 1949 से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये डच की कॉलोनी थे और 1949 को ये आजाद हुए थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और पिछले साल 2024 में हम लोगों ने 75 ईयर्स ऑफ बायलैटरल रिलेशंस भी मनाया, किसके साथ, किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सारी चीजों को आपको लिंक करके समझते हुए चलना होगा। प्रबोबा सुबियांतो का नाम आप भूलेंगे नहीं, हमारे 76 रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार ये प्रेसिडेंट सुकार्नो की फोटो देख लीजिए, जब ये इंडिया में आए हुए थे, जब हमारे फर्स्ट रिपब्लिक डे के गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सुकार्नो। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये उसी टाइम की फोटो यहाँ पे भी आप देखेंगे बैठे हुए होंगे, इधर भी आप देखेंगे बैठे हुए हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 26/11 मुंबई अटैक कन्विक्ट तहव्वुर राना's एक्स्ट्रेडिशन टू इंडिया क्लियर्ड बाय यूएस सुप्रीम कोर्ट। तो आज से कुछ दिनों पहले जब मैं शेख हसीना के एक्स्ट्रेडिशन की बात कर रहा था आपसे, शेख हसीना के एक्स्ट्रेडिशन की बात कर रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि एक एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी इंडिया और यूएसए के बीच में भी है। मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिया और बांग्लादेश की जो ट्रीटी है, इंडिया और बांग्लादेश की जो ट्रीटी है वो कब साइन हुई थी, वो साइन हुई थी 2013 में। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि एक एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी इंडिया एंड यूएसए के बीच में भी है, और ये साइन कब हुई थी, 1997 में। ये चीज ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, बल्कि उस टाइम उतनी जरूरत नहीं थी बताने की, बट मैंने आपको बताया था। और देखो यहाँ पे फिर से इसी चीज से रिलेटेड न्यूज आ गया, ठीक है। तो हर चीज को, हर एस्पेक्ट को आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। न्यूज क्या है, न्यूज पे चलेंगे। न्यूज है कि तहव्वुर राना को, जो कि 26/11 का मास्टरमाइंड रहा है, जिसने लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था उन आतंकवादियों को, अब इसे इंडिया में लाया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इसको अरेस्ट किया हुआ है कहां पे, अमेरिका के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इंडिया के रिक्वेस्ट के बाद इसे अरेस्ट कर लिया गया था, और अब इसे लाया जाएगा कहां पे, इंडिया के अंदर। और ये इंडिया के तिहाड़ जेल में अपना बाकी का समय बिताएगा, और उसको जो भी सजा मिलेगी फिर उसको भुगतनी पड़ेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे कसाब वसाब सब मारे गए, ये बच गया था, अब इसको भी यहां पे लाया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इस पर आरोप ये था कि इसने लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया, ठीक है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया डेविड हेडली के साथ मिलकर, ठीक है। डेविड हेडली यूएसए का सिटीजन था, आपको पता ही है, और ये था पाकिस्तान में, ये था पाकिस्तान में जन्मा हुआ था, और ये सपोर्ट दे रहा था उनको, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चला गया कनाडा के अंदर, कनाडा के अंदर चला गया, और वहां पे इसने अपना एक इमिग्रेशन बिजनेस सेटअप कर लिया था, जहां पे वो कोशिश करता था कि जो साउथ एशिया से आने वाले जो लोग हैं उसको वहां पे कैसे बसाया जाए, कनाडा के अंदर कैसे बसाया जाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए इसने ऑफिस खोल रखे थे कहां पे, इंडिया के अंदर भी, और इंडिया के प्राइम लोकेशन पे इसके ऑफिस थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके ऑफिस थे तो उसी के बहाने ये क्या करता था, इंडिया भी आता था। क्यों, क्योंकि इसके पास अब कैनेडियन पासपोर्ट था। लोगों को इतना शक भी नहीं होता था कि पाकिस्तान का ऑरिजिन है, पर रह तो रहा है कनाडा में, और अभी कैनेडियन सिटीजन भी है, तो इसको इस पे ज्यादा शक भी नहीं होता था। और एक तरीके से पूरे इंडिया में घूम के ये देखता था कि कहाँ पे हमला किया जा सके, और फिर इसने ताज होटल जैसी जगह को चुना मुंबई में। ये चीज आपको ध्यान रखना है।
तो वैसे ये आके कई बार चला जा चुका और इसने एक तरीके से पूरी मैपिंग कर ली थी कि कहाँ पे इसको आतंकवादी हमला करवाना है। उसके बाद तो आपको पता ही है कि 26/11 का हमला होता है और उसमें हमारे 166 लोग के आसपास लोग मर जाते हैं और कितने सारे लोग तो बहुत इंजर्ड हुए थे। और उसके बाद जो कितने लाखों लोगों की जो सांसें थम गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो चिंता में हो गए थे। 3 दिन के लिए काफ़ी स्ट्रेस था, आपको पता ही है। और जो हमारी पुलिस है अच्छे से उन लोगों को हैंडल नहीं कर पा रही थी जब तक कि एनएससी ने मोर्चा नहीं संभाला, ठीक है। उससे जस्ट पहले मार्कोस भी आए थे, उन्होंने भी कई आतंकवादियों को मारा था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। काफी बुरी कंडीशन हो गई थी, तो इन सब का जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने वाला था, फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला था, अब इसको इंडिया में लाया जाएगा। और एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होने की वजह से इंडिया और यूएसए के बीच में अब इसे लाया जा रहा है और इसे वहां के कोर्ट ने इसे क्लियर कर दिया कि हाँ भाई इसको भेजो, अब इसको एक्स्ट्राडाइट करोगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो बहुत जल्द देखेंगे कि इंडिया के एनआईए के ऑफिशियल्स आपको दिखेंगे यूएसए के अंदर और इसको हथकड़ी पहनाकर लेकर आएंगे। हो सकता है वीडियो भी आ जाएगी तो मजा आ जाएगा। 63 साल का ये व्यक्ति है और इसको लाया जाएगा और फिर ये यहीं पे जेल में, तिहाड़ जेल में सड़ने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लाने से पहले यूएस ने पूछा भी था कि भाई आप इसको लाओगे, कैसा ट्रीटमेंट करोगे, इसे कहाँ रखोगे। तो बोला गया कि इसे हम लोग तिहाड़ जेल में रखेंगे, जो कि सेफ माना जा रहा है, इस पर कोई भी आँच नहीं आएगी। फिर जब तक इसका पूरा प्रोसेस पूरा नहीं होता, इसको पूरी सजा नहीं मिलती, हम लोग इसको सेफली रखेंगे और फिर जो सजा मिलेगी उसके हिसाब से इसको भुगतना पड़ेगा, तहव्वुरानों को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। पाकिस्तान का ओरिजिन था, चला गया था कनाडा में 1990 के आसपास ही और फिर वहां से अपना इमिग्रेशन ऑफिस उसने खोल लिया। वहां का जब सिटीजन बन गया तो इमिग्रेशन ऑफिस खोल लिया और पूरे इंडिया से और जो आसपास कंट्रीज है वहां से लोगों को बसाता था। कहाँ पे? वेस्टर्न कंट्रीज में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये इंडिया लाया जा रहा है और इस पर फिर कार्रवाई भी चलेगी। इससे ये भी होता है कि इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है काफी ज्यादा मजबूत होता है ना। इंडिया को ट्रस्ट जागता है किसके ऊपर? यूएसए के ऊपर। और ऐसे भी ट्रम्प के टाइम पे, ट्रम्प के आते ही वहां के जो कोर्ट की तरफ से क्लियरेंस मिल गई है, तो एक तरीके से ये काफी अच्छा साइन भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रम्प के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब रिलेशंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अच्छे हों। नेक्स्ट देखते हैं, सीनेट कंफर्म्स पीट हेगसेथ एज ट्रम्प डिफेंस सेक्रेटरी इन टाई ब्रेकिंग वोट अमिड टर्मोइल ओवर हिज कंडक्ट, ठीक है। तो अब यूएसए में ट्रम्प 2.0 एरा में डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं, मतलब इंडिया के सबसे डिफेंस मिनिस्टर कौन बन गए हैं? पीट हेगसेथ। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएसए में जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो रही है, जैसे कि वहां पे नेशनल इंटेलिजेंस का चीफ कौन बन रहा है, सीआईएफ का चीफ कौन बन रहा है, वहां के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वहां की सेकंड लेडी कौन है, इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो उसी में से एक नाम है पीट हेगसेथ। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको नाम याद करवाया था वो नाम था मार्को रूबियो, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे। इस तरीके से मार्को रूबियो, अब आपको ध्यान रखना है, पीट हेगसेथ बन गए हैं डिफेंस सेक्रेटरी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि बहुत लोगों ने इनके ऊपर सवाल उठाए क्योंकि ये वुमेन बीटर भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। कि ये अपनी जो वुमेन्स है उनको बीट करते हैं, पिटाई करते हैं उनकी। और भी कई नाम से इन लोगों को जाना जाता है, पीटर हेगसेथ को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पे काफी सारे आरोप लगे हुए हैं, जैसे कि ये काफी ज्यादा वायलेंट है और ये मतलब अच्छा कल्चर प्रमोट नहीं करेंगे डिफेंस पेंटागन के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर अच्छा कल्चर प्रमोट नहीं करेंगे। बट इनका कहना है कि भाई मैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री को एक वॉरियर की तरह पेश करूंगा, ठीक है। मैं उसको और वॉरियर वाली जो उनकी जो पर्सनैलिटी है उसे उभारने की कोशिश करूंगा। हमारे पेंटागन की, हमारे डिफेंस मिनिस्टर की किसने कहा है? ये कहा है पीट हेगसेथ ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पे बहुत सारे सेक्सुअल असॉल्ट के भी केस चल रहे हैं, आरोप लगते हुए आए हैं। हालांकि ये अपनी इसको डिनाई करते हुए आए हैं कि नहीं भाई ऐसा कोई भी केस मेरे ऊपर नहीं चलता, मतलब कोई भी जो भी आरोप मेरे पे लगाए गए हैं वो झूठे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वहाँ की आर्मी में भी काम कर चुके हैं और फॉक्स न्यूज के होस्ट भी रह चुके हैं और अब ये बन चुके हैं वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, प्रिवेंट पॉलिसी पैरालिसिस, रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, प्रेसिडेंट मुर्मू बैट्स फॉर वन नेशन वन पोल, ठीक है। यार एक न्यूज आपकी छूट गई थी। रिपब्लिक डे से जस्ट एक दिन पहले ईव के शाम में एक भाषण होता है, किसका? द्रौपदी मुर्मू का, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है उनका भाषण होता है, ठीक है। उसमें कई सारे मुद्दों पे बात करी जाती है, तो उसमें से ही कुछ मुद्दे उठे थे, तो मैं सोचा उसके ऊपर एक बार हम लोग डिस्कशन कर ले कि उन्होंने किस किस टॉपिक्स पे बात किया था। हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी है उन्होंने किस किस चीजों पे बात की थी, ठीक है। उसमें से उन्होंने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो भी हाल फिलहाल में पास किया गया है, 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे बात की, जो कि पेश किया गया हाल फिलहाल में ही लोकसभा के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा के अंदर एक बार क्या है, एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। तो इसी से रिलेटेड एक बिल पेश किया गया था, कहां पे? लोकसभा के अंदर, है ना। ये जो बिल था वो ये 129th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जिसे पेश किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बिल को पेश किसने किया था? इस बिल को पेश किया था हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारे कौन है? ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं? तो ये बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, राजस्थान में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ से आते हैं? राजस्थान से आते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने सक्सीड किया था किसको? किरण रिजिजू को। इससे पहले कौन थे? किरण रिजिजू थे, जिनके काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट चल रहे थे। किरण रिजिजू थे जिनके काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट के साथ, कोर्ट्स के साथ। अब उनको हटा के अर्जुन राम मेघवाल को लाया गया था और इन्होंने ही पेश किया 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। किस चीज के लिए? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा आपको पता ही है। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब ये नहीं हो है एक ही दिन में हमें सारे इलेक्शन करा लेने, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसमें दो चीजें आपको समझना होगा। इसमें एक चीज तो ये है कि एक टाइम में, ऐसा नहीं, एक सर्टेन टाइम मतलब कुछ दिनों तक में, एक सर्टेन टाइम के अंदर जो हमारे नेशनल इलेक्शंस हैं, प्लस स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं, वो एक साथ हो जाने चाहिए, ठीक है। तो नेशनल इलेक्शन हो जाने चाहिए और स्टेट के इलेक्शंस हो जाने चाहिए। और क्या है? सेकंड चीज ये है कि इन दोनों इलेक्शंस होने के बाद एक साथ जब ये वाले इलेक्शंस हो जाएंगे, इसके 100 दिन के भीतर ही, विद इन 100 डेज, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के भी इलेक्शंस हो जाने चाहिए। यही है इस बिल का मकसद, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। नहीं तो पूरे साल आपको पता है मतलब पूरे साल, हर साल ही लगभग 3 से 4 इलेक्शंस हमारे इंडिया के अंदर होते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है। मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन नहीं ले पाती क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है ना। प्लस पॉलिटिशियन भी कुछ डिसाइड नहीं करते, उन्हें लगता है यार कि इलेक्शन आने वाला है, इससे इलेक्शन पे फर्क पड़ जाएगा, हम लोग हार जाएंगे, है ना। हमेशा वो अपने वोट बैंक की चिंता करते रहते हैं और देश की और अपने स्टेट की कोई भी चिंता नहीं करता, ठीक है। तो इसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती थी, इसलिए हम लोगों ने क्या लेकर आए? इसलिए हम लोग लेकर आए वन नेशन वन इलेक्शन, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको पास कराना चाहो तो इसे आराम से आप स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करा सकते हो, है ना। बट इसमें पास कराने में क्या है? स्पेशल मेजोरिटी के साथ आपको क्या चाहिए होगा? 50% ऑफ स्टेट्स का की रजामंदी भी चाहिए होगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर 50% ऑफ स्टेट्स मानते हैं तब हम लोग इसको तो इसको इसको भी अमेंड कर सकते हैं, मतलब इसको भी ला सकते हैं, इसको भी एक साथ पंचायत के इलेक्शन, म्यूनिसिपल इलेक्शंस भी हैं, एक साथ करवा सकते हैं। अभी के लिए हम लोग नेशनल और स्टेट पे फोकस करेंगे, ठीक है। पर मेन मकसद क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का? दोनों ही काम करना, नेशन और स्टेट का भी इलेक्शन प्लस पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल दैट मीन्स पंचायत लेवल पे, तीनों ही लेवल पे जो इलेक्शन है एक साथ होने चाहिए। ये मकसद है किसका? वन नेशन वन इलेक्शन का, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए एक कमेटी बैठी थी, कमेटी को हेड कौन कर रहा था? हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब, जो कि बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आते वो कहां से? वो आते हैं उत्तर प्रदेश से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आपको कवर करते हुए चलना है। और देखिए क्या बात हुई, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 75 ईयर हो चुके हैं किस चीज के? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 2024 में 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं किसके? 26 नवंबर 2024 को 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं किस चीज के? कॉन्स्टिट्यूशन के, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनके तैयार हो गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर 26 जनवरी 1950 को इसे ये फोर्स में आ गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इट केम इनटू एक्शन, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अडॉप्ट हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, और 26 जनवरी 1950 को हम लोग ये इफेक्ट में आ जाता है, एक्शन में आ जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी वजह से 26 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन आ सकता है कि कब डिक्लेयर किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसे डिक्लेयर किया गया है 2015 में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, समझ में आया। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्ट में आया। 26 नवंबर को इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। कब से मना रहे हैं? 2015 से इसे फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हो गए। इसलिए इंडियन इकोनॉमी पे बात करी इन्होंने कि पॉवर्टी को हम लोग कैसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉवर्टी को और कैसे कम किया जा सकता है। अभी बहुत सारे रीसेंट डेटा भी आए हैं जिसमें पता चला है कि हम लोग पॉवर्टी को कम करने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं 2014 से लेके 2024 के बीच में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और इन्होंने बात करी कास्ट सेंसस की। इन्होंने बात करा कि कास्ट सेंसस को भी एक तरीके से, है ना,
इनडायरेक्टली इन्होंने बैकिंग दे दी, किसने, हमारे प्रेसिडेंट ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यार, बीजेपी पे आरोप लगते हैं कि ये लोग कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहते, बट अगर प्रेसिडेंट कुछ बोल रही है तो वो ऑब्वियसली जो काउंसिल मिनिस्टर जो चाहते हैं वही बोलती है ना। दैट मीन्स कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो एनडीए गवर्नमेंट है, वो भी कास्ट सेंसस को बैक कर रही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि कास्ट सेंसस से रिलेटेड एक कास्ट से रिलेटेड एक अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था, है ना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें था कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए ऑफ एससीज एंड एसटीज, है ना। एससीज एसटीज का सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, मतलब एससी को एक होमोजीनियस ग्रुप ना मान के उसमें जो बहुत छोटे छोटे ग्रुप हैं सब तक रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग हैं वही फायदा उठाते जा रहे हैं रिजर्वेशन का, और जो दबे कुचले लोग हैं वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया था कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर भी जो सब कम्युनिटी होती है वो तो फायदा उठाती रहती है, वो जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो पिछड़ी जाति के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो तो लगातार फायदा उठा रहे हैं, और जिन तक रिजर्वेशन का फायदा पहुंचना चाहिए उन तक रिजर्वेशन का कभी फायदा पहुंचा ही नहीं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए एससी और एसटीज का, और जैसे कि ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट होता है वैसे ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसमें एससीज और एसटी में। ये चीज किसने कही थी? सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी, और इसकी वजह से इन्होंने जो ईवी चिनैया वाला, ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जजमेंट था उसको ओवरटर्न कर दिया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो जजमेंट था 2005 की तरफ से था, वो 2005 का था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये बात कही गई थी कि आप सब क्लासिफाई नहीं कर सकते किसको, एससीज और एसटीज को, क्योंकि ये एक सिंगल ग्रुप माने जाएंगे और इसे एक होमोजीनियस ग्रुप माना जाएगा। और अगर आप इसको तब क्लासिफाई करने की कोशिश करते हो वो इक्वालिटी का हनन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो राइट टू इक्वालिटी का हनन बताया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2005 वाले जजमेंट में। बट इस जजमेंट को अब बदल दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब कहा गया है कि सब क्लासिफिकेशन जरूरी है भाई। अगर सब क्लासिफिकेशन हम लोग नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई किन लोगों तक रिजर्वेशन का पता कैसे चलेगा कि कैसे लोगों तक रिजर्वेशन का सही फायदा पहुंचाया जा सके। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना होगा। तो दो चीज मैंने आपको क्लियर करवा दी। क्या क्या क्लियर करवाई? अब मैंने आपको बता दिया कास्ट सेंसस से रिलेटेड, मतलब उन्होंने बैकिंग दिया, प्रेसिडेंट ने बैकिंग दी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर है ऑन फाइनेंस एंड डिजिटल इंक्लूजन पे भी बात की, जो कि हम काफी अच्छे तरीके से करने में लग रहे हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, है ना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बता चुका हूँ, और कैसे हम लोग और भी चीज हम लोगों ने सब चीज को डिजिटल कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स क्या होता है इसके बारे में बात की। ये चीज भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और देखते हैं महाकुंभ के बारे में बात की। महाकुंभ के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बताया, मैंने आपको कि ये क्या है, ये है लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक जगह पे इतने सारे लोग इकट्ठा होने वाले, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग है। ये आपको ध्यान रखना है। महाकुंभ 12 साल बाद आता है। ये चीज आपको पता है। अब देखिए जो सेकंड लार्जेस्ट है वो कौन सी है? गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला, इसके बारे में बताया था। ये किसके, कौन से रिवर के कॉन्फ्रेंस पे लगता है? तो ये गंगा रिवर जब बे ऑफ बंगाल पे मिलती है वहां पे ये लगता है गंगा सागर मेला, और इसे सागर आइलैंड में मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है सारा अरेंजमेंट कर रही है, और यही आरोप भी लगाती है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कि सेंटर हमें सपोर्ट नहीं देती। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट में इन्होंने बात की हमारे एजुकेशन एंड साइंस पे, और उन्होंने जिक्र किया किस चीज का? स्पेड एक्स मिशन का भी, है ना। स्पेड एक्स मिशन ऑलरेडी बता चुका हूं कि पीएसएलवी C60 में हम लोगों ने सैटेलाइट्स भेजी और उसको डॉकिंग और अनडॉकिंग करने की कोशिश की। कहाँ पे? स्पेस के अंदर, है ना। डॉकिंग करना मतलब दो सैटेलाइट से एक दूसरे के अंदर जुड़ जा रही है और वहीं से वो हट भी सकती है, ठीक है। डॉकिंग अनडॉकिंग करना हम लोगों ने किस में सीखा? स्पेडेक्स मिशन में हम लोगों ने करने की कोशिश की, इसरो ने करने की कोशिश की, और हम लोग इसमें सक्सेसफुल रहे। और इस वजह से अमेरिका चाइना रशिया के बाद इंडिया एक ऐसा देश बन गया है जो कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को अपने पास रखता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेडेक्स मिशन किससे लॉन्च हुआ था? पीएसएलवी C60 से लॉन्च हुआ था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन विल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस यूनियन बजट 2025, ठीक है। तो अब यूनियन बजट जो है उसे कब पेश किया जाएगा? आपको पता होगा 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेश कौन करेगा? हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, ये पेश करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये 8वीं बार पेश करने वाली हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8वीं बार पेश करने वाली हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा बार किसने जो बजट है उसको पेश किया? ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बार किसने
बजट है उसको पेश किया है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और फिर ये भी बताएंगे कि निर्मला सीतारमण की रैंक कितनी बनी, मतलब सबसे ज्यादा पेश करने में से निर्मला नंबर कौन से नंबर पे अभी रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक इन्होंने 8 बार पेश किया है, टोटल मिला के 8वीं बार अभी करने वाली है भारत के पार्लियामेंट के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यूनियन बजट के बारे में आपको पता ही है, पॉलिटी अगर आपने पढ़ी होगी तो सारी चीज आपको पता ही होगी, है ना, कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है इसका बजट डिवीजन ये बनाता है इसको, इंडिया के बजट को, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर किसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसको हेड कौन करती है, जिसको हेड करती है निर्मला सीतारमण जी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वहां से चीजें मंगवाई जाती है कि बताओ भाई तुम्हारा खर्च कितना है, सारी चीज मंगवाई जाती है और फिर उससे बजट प्रिपरेशन किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बजट डिवीजन आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में ही है, ये चीज आपको पता चल गई होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन कहां से आया, क्वेश्चन आया कि कौन से आर्टिकल के तहत इसे पेश किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 112 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट शैल एवरी फाइनेंशियल ईयर ले डाउन कॉज टू ले डाउन एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट इसे ले डाउन करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट ले डाउन करते हैं इसे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके बिना अनाउंस बिना इनके लाइक सहमति के पेश नहीं किया जा सकता, इनके सहमति के बाद पेश किया जाता है कहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफी बार पीसीएस एग्जामिनेशन में आ चुका है, क्योंकि कंफ्यूजन होती है जब वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर का नाम होता है और प्राइम मिनिस्टर का नाम होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे या प्राइम मिनिस्टर करेंगे या प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, तो लोगों को लगता है प्रेसिडेंट तो हो ही नहीं सकता, तो सब लोग फाइनेंस मिनिस्टर करके आते हैं, आपको ध्यान रखना है। बट आप ध्यान रखेंगे प्रेसिडेंट शैल एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू ले डाउन एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखेंगे कि बजट कहीं पे भी ये बजट नाम नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये जो वर्ड है बजट ये कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, इसकी जगह लिखा रहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ना कि बजट होता है, बजट नाम का कोई भी वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया, बजट अपने आप में ही काफी बड़ा एक लेंथी टॉपिक है किसका, आपके पॉलिटी का। आप अगर पॉलिटी पढ़ेंगे हमारे A1 IAS से तो आपको ये सारी चीजें आराम से पता चल जाएगी काफी इजीली, है ना। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आगे चीजें चलने वाली है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में इंटरिम बजट के बारे में, कि इंटरिम बजट क्या होता है, के बारे में भी आपने सुना होगा। इंटरिम बजट 2024 का इलेक्शन था तो इंटरिम बजट ही पेश किया गया था, उससे पहले फैब में। इंटरिम बजट होता है जब वो शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी बजट लाया गया हो, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए लाया गया हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर अनसर्टेनिटी हो कि वो लंबा चलने वाली है कि नहीं, है ना। अब बताइए 2024 में इलेक्शन था, अब मई जून में इलेक्शन था, अब उससे पहले फैब में ही जब बजट लाया गया होगा तो अब बीजेपी को क्या पता कि वो पावर में आने वाली है कि नहीं, है ना। हो सकता है कांग्रेस आ जाए, फिर अगर कांग्रेस आ गई तो फिर उन्हें सेमी बजट को लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए इंटरिम बजट लाया जाता है, मतलब वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, इसमें बस पॉलिसी सब लिखी रहती है, ज्यादा इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं होती, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस पॉलिसीज ये सब कुछ लिखी रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरिम बजट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फिर जैसी नई सरकार आती है तो फिर से बजट बनाया जाता है और उसे पेश किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आपको कवर करते हुए चलना है, इंटरिम बजट आप समझ के चलेंगे, हर टॉपिक को आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना होगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड रोल्स आउट यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉन्चेस यूसीसी पोर्टल। ठीक है, तो ये कौन है, ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर धामी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने रोल आउट कर दिया है, अब इफेक्ट में आ गया है क्या, यूसीसी उत्तराखंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूसीसी को पास करने वाला पहला स्टेट कौन बना था, उत्तराखंड बना था, ये चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें जो भी पर्सनल लॉज है ना उनको कोडिफाई करने की बात हो रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी आपके पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफाई किया जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्रिमिनल लॉज को नहीं, सिविल लॉज को कोडिफाई किया जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्रिमिनल लॉज के लिए नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्रिमिनल लॉज के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे ही इंडिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबके लिए एक समान है, ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी धर्म का है, धर्म को देख के अगर वो चोरी करेगा तभी उसको अलग अलग टाइप की सजा मिलेगी, ऐसा तो है नहीं, है ना। अगर कोई हिंदू है वो चोरी करेगा तो अलग सजा है, मुस्लिम है तो अलग अलग सजा है, सिख है तो अलग सजा है, ईसाई है तो अलग सजा है, ऐसा तो है नहीं हमारे देश में। बट जो उनकी शादी है, ठीक है, जैसे कि उनकी मैरिज हो गई, उनका डाइवोर्स हो गया, उनका इनहेरिटेंस हो गया, है ना,
इन सब चीजों से रिलेटेड उनके पर्सनल लॉज होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन्हीं पर्सनल लॉज को एक समान कर दिया गया है अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उत्तराखंड के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें और सारी बातें भी कही गई है कि जैसे आप मैरिज करेंगे तो उसको 2 महीने के भीतर आपको बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, ये बात कही गई है। और भी बात कही गई है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको रजिस्ट्रार के पास 1 महीने के भीतर ही क्या बोलते हैं करवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है अगर आप लिव इन में भी रहना चाहते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है, किसके बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारा, उस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, है ना, संविधान के बनाने के टाइम पे, तो उसमें भी डिस्कशन हुआ था कि यूसीसी को डाला जाए कि नहीं डाला जाए। हालांकि जो बी आर अम्बेडकर थे वो तो काफी इसके पक्ष में थे, जो कांग्रेस के और जो मेंबर्स थे वो इसके पक्ष में नहीं थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर चाहते थे बट और कांग्रेस के मैन जो थे वो नहीं चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके कुछ फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा तो यही है कि सबके लिए एक समान लॉ होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लॉज में क्या होता है को उनका अधिकार नहीं मिल पाता है ना। कई सारे रिलीजन ऐसे हैं जिसमें आप अलाउड हैं कि आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो सारी चीजें हैं उसको ये खत्म करता है कौन, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बट इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इसकी प्रॉब्लम्स ये हैं, लोग बोलेंगे कि भाई उनका अधिकार है, वो उनके पर्सनल पर्सनल कुछ मान्यता है, वो कम से कम अपना मान सकते हैं ना। इससे क्या होता है, इससे डाइवर्सिफिकेशन होता है, मतलब वो ज्यादा एम्पावर्ड फील करते हैं अगर वो अपने हिसाब से चीजों को कर पाएंगे तो, ठीक है। बट हम लोगों ने कुछ ऊपर से चीजें ली और उसको थोप दी, ये है उनका क्रिटिसिज्म किस चीज का, यूसीसी का। बट इसके सपोर्ट में क्या है, सपोर्ट में ये है कि सबके लिए एक तरीके का कानून होना चाहिए, जो वुमेन है उनको उस हिसाब से उनका अधिकार मिलना चाहिए, जो एक हिंदू महिला को मिल रहा है वही मुस्लिम महिला को मिलना चाहिए, वही सिख को, वही ईसाई को, हर को एक ही टाइप के कानून के अंदर रखना चाहिए, जैसे कि हम लोग क्रिमिनल लॉस में रखते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूसीसी आप आई थिंक समझ चुके होंगे, सबसे पहले किसने इसे इफेक्ट में लाया है, तो उत्तराखंड में लाया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। गुजरात भी इस पे लगातार काम करता जा रहा है, अभी हाल फिलहाल में आप गुजरात के ऊपर भी कुछ न्यूज हो सकता है बनते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ चुके होंगे। एक दो चीज और देखनी है आपको, क्या देखनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात करी गई थी, बी आर अम्बेडकर साहब चाहते थे बट फिर उनका विरोध हुआ, फिर उन्होंने ये बात आर्टिकल 44 के अंदर रख दी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 44 बात करता है, जो कि हमारा डीपीएसपी है, जब स्टेट एम्पावर्ड हो जाएगा ये करने के लिए, जब स्टेट की कैपेबिलिटी उतनी हो जाएगी तो उसको क्या करना है, यूसीसी को लागू करना है, ये बात हमारे आर्टिकल 44 में कही गई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आया था 21st लॉ कमीशन 2018 के रिपोर्ट, उसमें कहा गया भाई, फिर कहा गया कि भाई आपको यूसीसी लाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो पर्सनल लॉज है उसी को थोड़ा सा आप कोडिफाई कर दो, ठीक है, उसी में थोड़ा सा आप चेंजेस कर दो तो बात आपका काम तो चल जाएगा, ठीक है। तो यूसीसी लाने की क्या जरूरत है, बेकार में थोपना हो जाएगा कि उसके ऊपर हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ऊपर, जो भी हमारी कम्युनिटीज है उनको अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से चलने दो, उसमें थोपो मत, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो अगर आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लगती है कहीं पे। तो अगर आपको लगता है कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें कुछ चेंजेस कर दो, है ना। ऐसा मत करो कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, ऐसा मत करो, ठीक है। तो ये बात कही गई थी 21st लॉ कमीशन 2018 के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा पक्ष में रहा है किसके, यूसीसी के, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जो 1985 का शाह बानो वाला जो केस था उसमें भी, शाह बानो वाला केस था उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यही बात की थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सारे पक्ष मैंने आपको अभी तक बता दिए हैं, आपको सबको समझते हुए चलना होगा। नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी एक्सटेंड्स, ये आज का लास्ट टॉपिक है, पीएम मोदी एक्सटेंड्स कांग्रेचुलेशन टू माइकल मार्टिन ऑन हिज री इलेक्शन एज आयरिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो जो माइकल मार्टिन है ये आयरिश के फिर से प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, इससे पहले भी यही थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कोलिशन में है तो ये कुछ टाइम के लिए ही बनेंगे वहां के प्राइम मिनिस्टर, और इनके बाद जो इनकी विरोधी रही हैं, धुर विरोधी रही हैं, वो बनेंगे वहां के प्राइम मिनिस्टर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने उन्हीं के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बना ली है, कहाँ में, आयरलैंड के ये नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा था आपसे, ध्यान रखना है, माइकल मार्टिन इनका नाम है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ, लोकेशन हम लोग एक बार देख लेंगे, लोकेशन है आयरलैंड की, ये रही, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यूके के वेस्ट साइड में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे, उसे आपको जरूर सॉल्व करना है, और फिर कल हम लोग फिर से डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।